डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर बीजेपी कांग्रेस में पोस्टर वॉर। कांग्रेस ने फिर पूछा सीज फायर की वजह। वो टेरर फंडिंग दोबारा चालू नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आश्वासन उनको मिला है। हम लोग चर्चा करें आतंकवाद की, और अमेरिका ने नया शगुफा छोड़ दिया है कश्मीर का। कश्मीर की तो चर्चा ही नहीं थी भाई। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में। 7 डे की पुलिस कस्टडी लेने के लिए एप्लीकेशन मूव की, जिसका हमने अपोज किया, और ऑनरेबल कोर्ट ने सभी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए इनकी जो एप्लीकेशन है प्रोसिक्यूशन की या पुलिस की, जो 7 डे की रिमांड की जो एप्लीकेशन थी, उसको डिसमिस कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ अपील पर होगी सुनवाई। ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों की धमकी के बाद इसराइल ने बदले सुर। कहा, हमास हथियार डाले तो तत्काल खत्म कर देंगे युद्ध। בסוף להגיע למצב שיש לנו אזור שנשלט כולו על ידי צה"ל וכל האוכלוסייה। होगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। बीजेपी ने राहुल गांधी को कहा मीर जाफर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के चेहरे के साथ राहुल का चेहरा जोड़कर जारी किए 2 पोस्टर। कांग्रेस ने किया तीखा हमला। खड़गे ने कहा, मोदी चाहते तो नहीं होता आतंकी हमला, 26 निर्दोष लोगों की नहीं जाती जान। उनके पास पहले से थी हमले की खुफिया जानकारी, तभी रद्द किया अपना दौरा। कोरोना का फिर से बढ़ने लगा आतंक। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत। सिंगापुर में संक्रमण के 3000 नए मामले। हांगकांग, चीन और थाईलैंड में भी बढ़ा खतरा। बेंगलुरु में जबरदस्त बारिश, 500 घर डूबे, 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र और झारखंड में बिजली गिरने से 7 मौतें। राजस्थान, दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट। और इजराइल को ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने दी चेतावनी। कहा, गजा में जंग नहीं रोकी तो ठोस कार्रवाई करेंगे। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। ऑपरेशन सिंदूर को सरकार अपनी कामयाबी बता रही है, तो कांग्रेस का आरोप है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले ही इस ऑपरेशन की जानकारी दे दी थी। लेकिन यह विवाद बेहद निचले स्तर पर तब पहुंच गया जब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर वॉर शुरू किया। जवाब में कांग्रेस पार्टी ने भी उसी तरह के पोस्टर लगाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सवाल लगातार पूछ रही है कि आखिर विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सूचना पाकिस्तान को क्यों दी और सीज फायर के लिए अचानक तैयार कैसे हो गई। एक रिपोर्ट के साथ हैं अंशिता। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने को लेकर राजनीतिक विवाद चल ही रहा था, लेकिन अब ये विवाद और निचले स्तर पर जाने लगा। शुरुआत की बीजेपी नेता आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने, जिन्होंने एक पोस्टर जारी किया जिसमें राहुल गांधी को मीर जाफर बताया गया और अब पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ उनका चेहरा मिक्स करके दिखाया गया। शाम को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पोस्टर जारी किया जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद करार दिया गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सूचना पाकिस्तान को पहले ही कैसे दे दी। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सेना की कामयाबी के बावजूद अचानक सीज फायर क्यों कर दिया गया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कहते हैं, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जो कई दशकों से हमको टारगेट किए हुए हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे पंजाब हो, ये पूरी दुनिया जानती है और पूरा देश आतंकवाद से तंग आ चुका है। हम चाहते समाप्त हो, और जो ताकतें पाकिस्तान के सरजमीन पे आतंकवाद को पनपाने का काम करती हैं, उनका सफाया होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई अलग अलग बात करने का मतलब नहीं बनता। सारे दल, पक्ष विपक्ष, पूरा देश एकजुट है और होना भी चाहिए। और हमारी सेना का जो प्रदर्शन रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, जिस पराक्रम का परिचय उन्होंने दिया है, जिस मुस्तैदी से न सिर्फ भारत की रक्षा करी है लेकिन उन ठिकानों को ध्वस्त किया है जो आतंकवाद के नर्सरी थी, तो मैं समझता हूं हमारी सेना को सलाम हमें करना चाहिए और पूरा देश गर्वान्वित महसूस करता है। लेकिन बीजेपी इन सवालों के जवाबों से लगातार बच रही है और वो राहुल गांधी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता संबित पात्रा कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, खड़गे जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है, स्वाभाविक है। 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बड़ी सी पार्टी मना रहे हो, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आएगी। क्या राहुल गांधी और खड़गे जी ये समझ नहीं पा रहे हैं
कि ऑपरेशन सिंदूर में घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की सेना ने अदम्य साहस के परिचय के साथ 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। रिटेलिएशन के पश्चात 11 एयर बेस तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान आज करहाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई थी, ये कहीं ना कहीं अपने देश के साथ, अपने देश के सेना के अदम्य साहस के साथ यह धोखा है। सीज फायर को लेकर सवाल न सिर्फ कांग्रेस पार्टी उठा रही है, बल्कि तमाम विपक्षी दल इसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं। ये सवाल इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने ट्रेड रोकने का डर दिखाकर कराया। सरकार से सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी कहां गए, ये तक नहीं पता चला है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती हैं, मेरे हिसाब से आउटपुट ये निकला कि पहलगाम में हमने 27-28 लोग खोए और उसके बाद हमने और भी कई लोग खोए। हमारे मकान तबाह हो गए, हमारे जो शहर पुंछ जैसा शहर उसकी तबाही होगी, वहां लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बर्बाद होगी। और जो मिलिटेंट इसमें इन्वॉल्व थे पहलगाम उसमें, तो वो तो अभी तक वो पकड़े नहीं गए। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार और बीजेपी खुद इसका राजनीतिकरण कर रही हैं और विपक्ष पर हमला कर रही हैं। उन्होंने अमित मालवीय के पोस्टर को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। जब पूरा समर्थन सारी विपक्ष की दल दे रहे हैं और ये भी दिख रहा है कैसे विपक्ष अपनी पर्सनल डिफरेंसेस को छोड़कर देश हित में पूरी दुनिया में जा रहे हैं, उस समय पे अमित मालवीय जी को इस तरीके के बयानबाजी एलओपी के बारे में करने में मैं मानती हूँ गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द थिंग्स दैट आर बीइंग डन। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच 51 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल से तमाम देशों का दौरा शुरू कर रहा है। इसके लिए 7 टीमें बनाई गई हैं और 5 जून तक ये दौरा चलेगा। इस दौरे में दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की जानकारी दी जाएगी। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। और इस बीच भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पिछले 12 दिन से बंद बीटिंग रिट्रीट समारोह आज से फिर शुरू हो गया। सीमा सुरक्षा बल ने मंगलवार शाम को पंजाब के अटारी, वाघा, हुसैनीवाला और फाजिलका सीमाओं पर छोटे स्तर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह फिर से शुरू कर दिया। यह समारोह दोनों देशों के बीच 12 दिन के सैन्य संघर्ष के बाद आयोजित किया गया। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया में टिप्पणी को लेकर गिरफ्तार किए गए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को मंगलवार को सोनीपत की एक कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इससे पहले कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अली खान की याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। और जानकारी दे रही हैं आंचल। पहलगांव आतंकी हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अली खान महमूदाबाद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी। इस लंबी पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि सेना के अभियान की सूचना देने वाली महिला अधिकारियों से भले ही देश की धर्मनिरपेक्ष छवि दिख रही हो, लेकिन वास्तव में देश ऐसा नहीं है। उनकी इस टिप्पणी पर हरियाणा की महिला आयोग ने पहले उन्हें नोटिस दिया और नोटिस का जवाब दिए जाने के बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। रविवार को अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां कल सुनवाई होगी। इस बीच सोनीपत की अदालत ने आज उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अली खान के वकील कपिल देव बालियान ने मीडिया को बताया, इनको 147 एफआईआर जो राय स्टेशन में दर्ज हुई थी उसमें ऑलरेडी पुलिस ने 2 दिन की कस्टडी पे लिया था। आज वो कस्टडी का टाइम पूरा हो रहा था तो 2 बजे इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने इनको पेश किया और एक 7 डे की पुलिस कस्टडी लेने के लिए एप्लीकेशन मूव की, जिसका हमने अपोज किया और ऑनरेबल कोर्ट ने सभी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए इनकी जो एप्लीकेशन है प्रोसिक्यूशन की या पुलिस की जो 7 डे की रिमांड की जो एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया है। ये छोटी सी हमारी न्याय की जीत हुई है। अली खान की गिरफ्तारी पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और राज्य पुलिस की इस अति सक्रियता की सोशल मीडिया में आलोचना भी हो रही है, खासकर तब
जबकि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के उस बयान पर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था। हरियाणा की मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा कहती हैं, अशोका यूनिवर्सिटी वाला केस है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो मामला अब सब जुडिस है। तो उसमें जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होगी हम उसका सम्मान करेंगे। बल्कि ये भी चर्चा हुई कि हम अपने जो कलाकार हैं उनके साथ भी एक मीटिंग करें, उनको भी हम सलाह दें कि आप पॉजिटिव चीजें बनाओ। दुनिया देश में वैसी माहौल में नेगेटिविटी इतनी है और खासतौर से सोशल मीडिया से युवा वर्ग जुड़ा है, तो आप पॉजिटिव चीजें बात करो, आप पॉजिटिविटी की बात करो, आप नशा मुक्ति की बात करो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो, एक अच्छे समाज की बात करो, ना कि गन कल्चर, ड्रग कल्चर, इनको ग्लैमराइज करो। सोनीपत की कोर्ट में अली खान की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कल ही सुनवाई करेगा कि उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध। इस बीच कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह आज कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी तरह से उनके बचाव में दिखाई दे रही हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू ने कहा है कि यदि हमास कुछ शर्तों और नियमों पर सहमत होता है तो इस्राएल गजा में युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है। इन शर्तों में हमास का इस्राएली सेना के सामने हथियार डालना भी शामिल है। नेतान्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने फलस्तीनी क्षेत्र में इस्राएल के नए हमले जारी रखने पर इस्राएल पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। पूरी जानकारी दे रही हैं आंचल। गजा पर इजरायल के भीषण हमलों के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजरायल से ये हमले फौरन रोकने को कहा है। इस सख्ती का असर इजरायल पर तुरंत दिखा और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कुछ शर्तों के साथ हमले तुरंत रोकने पर सहमति जताई। मंगलवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में तीनों नेताओं ने कहा कि यदि इजरायल ने अपने नए सैन्य अभियान को बंद नहीं किया और मानवीय सहायता पर लगाई पाबंदियों को नहीं हटाया तो हम इसके जवाब में ठोस कदम उठाएंगे। इन नेताओं ने हमास से 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए इजरायलियों को रिहा करने की भी अपील की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर का कहना था, I'd like to say something about the horrific situation in Gaza, where the level of suffering. कियर स्टारमर कह रहे थे कि हम हमेशा इजरायल के आतंकवाद के खिलाफ अपने नागरिकों की रक्षा करने के अधिकार का समर्थन करते आए हैं, लेकिन ये बढ़ती हिंसा पूरी तरह से गलत है। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रतिबंध लगाने संबंधी इन देशों के फैसले की आलोचना की है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यदि हमास आत्मसमर्पण कर दे तो वो तुरंत युद्ध रोकने को तैयार हैं। בסוף להגיע למצב שיש לנו אזור שנשלט כולו על ידי צה"ל וכל האוכלוסייה האזרחית של עזה יכולה להגיע. नेतन्याहू कह रहे थे कि हमास के आत्मसमर्पण करने और हथियारों को छोड़ने के बाद युद्ध कल समाप्त हो सकता है। हमास को इजरायली बंधकों को बिना शर्त रिहा करना चाहिए। अगर हमास अपने हथियार डाल दे, उनके खूनी नेता देश छोड़ दें और गजा से सारी सेना हटा दी जाए तो युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी है कि गजा के युद्धग्रस्त इलाकों में यदि और ज्यादा सहायता नहीं पहुंची तो अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है। इजरायली अधिकारियों ने 11 हफ्ते की पूर्ण नाकेबंदी के बाद अब फिलिस्तीनी क्षेत्र में सीमित सहायता भेजने की अनुमति दी है। ये कदम अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूके सहित सहयोगी देशों के दबाव के बाद आया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये सहायता जरूरत के हिसाब से कुछ भी नहीं है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। और उधर यूरोपीय संघ ने मंगलवार को यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें मॉस्को के तेल टैंकरों के शैडो फ्लीट, मानवाधिकार उल्लंघन और हाइब्रिड खतरों को निशाना बनाया गया है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने ये जानकारी दी। यूरोपीय संघ और उसके पश्चिमी सहयोगी रूस के टैंकरों के शैडो फ्लीट और संबंधित संस्थाओं पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जो 2022 के अंत से लागू रूसी कच्चे तेल पर G7 देशों की मूल्य सीमा को दरकिनार करने का प्रयास करते हैं। G7 की मूल्य सीमा रूसी तेल को तीसरे देशों को पश्चिमी बीमा सेवाओं का उपयोग करके बेचने की अनुमति देने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन शर्त यह थी कि इसकी कीमत $60 प्रति बैरल से ज्यादा न हो। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी।
आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 जून को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने मंगलवार को लंबी मीटिंग के बाद ये फैसला लिया। इसी स्टेडियम में 1 जून को पहला क्वालिफायर मैच भी खेला जाएगा। वहीं 29 मई को दूसरा क्वालिफायर और 30 मई को एलिमिनेटर मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर में हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। बीसीसीआई ने मौसम को ध्यान में रखकर ये वेन्यूज चुने हैं, क्योंकि बारिश का सीजन भी शुरू हो रहा है। अहमदाबाद का मौसम फाइनल के लिए मुफीद माना गया। वैसे आपको बता दें कि आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस ने जगह पक्की कर ली है। चौथी टीम दिल्ली कैपिटल्स या मुंबई इंडियंस में से कोई एक होगी। चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं। पहले खबर थी कि फाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा, लेकिन भारत पाक तनाव की वजह से आईपीएल को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया था। इस वजह से फाइनल की तारीख 25 मई से बढ़ाकर 3 जून कर दी गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 जून के आसपास कोलकाता में बारिश हो सकती है, इसलिए कोलकाता से मैच शिफ्ट किया गया है। अब ये पक्का है कि 3 जून को अहमदाबाद में फाइनल का धमाका होगा। फैंस को इस हाई वोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट। इसमें हिंदी के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत को उनके जन्मदिन पर याद कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। खुल गए छंद के बंद, प्रास के रजत पाश, अब गीत मुक्त और युग वाणी बहती अयास। बन गए कलात्मक भाव, जगत के रूप नाम, जीवन संघर्ष देता सुख, लगता ललाम। सुंदर शिव सत्य कला के कल्पित मापमान, बन गए स्थूल, जग जीवन से हो एक प्राण। मानव स्वभाव ही बन मानव आदर्श सुकर, करता अपूर्ण को पूर्ण और सुंदर को सुंदर। यह आवाज है जाने माने छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की। छायावाद के स्तंभों में से एक माने जाने वाले पंत जी जब 7 साल के थे तो प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत होकर उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। उनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी में हुआ, लेकिन उनके जन्म से चंद घंटे के बाद ही उनकी मां नहीं रही। कौसानी के चाय बागान के मैनेजर उनके पिता गंगा दत्त और दादी ने उन्हें पाला। नाम रखा गुसाई दत्त। कौसानी के वर्नाकुलर स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की और स्कूल में उनके बेहतरीन कविता पाठ के लिए उन्हें इनाम में मिली एक किताब। 11 साल के थे तो अल्मोड़ा के सरकारी स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई की। अल्मोड़ा की संस्कृति से प्रभावित हुए और यहीं अपना नाम रख लिया सुमित्रा नंदन। घुंघराले बाल और लंबे किए और स्कूली नाटकों में महिला पात्रों का किरदार निभाया। आवाज भी उनकी वैसी ही मधुर और सौम्य थी। कौसानी के साहित्यिक गतिविधियों में वो सक्रिय रहने लगे। उन्होंने बागेश्वर के मेले, वकीलों के धन लोलुप स्वभाव और तंबाकू का धुआं कविताएं लिखी। 8वीं कक्षा में थे तो उनका परिचय नाटककार गोविंद वल्लभ पंत, श्यामा चरण दत्त पंत, इलाचंद्र जोशी और हेमचंद्र जोशी से हुआ। अल्मोड़ा से प्रकाशित हस्तलिखित पत्रिका सुधाकर और अल्मोड़ा अखबार में उनकी कविताएं छपने लगीं। अल्मोड़ा में घर के ऊपर बने गिरजाघर की घंटियां उन्हें प्रभावित करती। उन्होंने कविता लिखी गिरजे का घंटा। नभ की उस नीली चुप्पी पर घंटा है एक टंगा सुंदर, जो घड़ी घड़ी मन के भीतर कुछ कहता रहता बज बज कर। 16 साल के थे तो उन्होंने 200 पेज का एक उपन्यास भी लिखा। कविताएं वो लगातार लिखते रहे। आगे की पढ़ाई के लिए काशी गए और फिर प्रयाग यानी इलाहाबाद। साहित्यिक दायरा बढ़ता गया, साथ ही पढ़ने लिखने और जानने समझने का सिलसिला भी। गांधी जी से प्रभावित रहे, आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और उनकी कविताएं तमाम मंचों पर गूंजती रहीं। करीब 5 दशकों तक अनवरत पंत जी लिखते रहे। उनको 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए 1961 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया और 1968 में चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। उन पर डाक टिकट भी जारी किया गया। उनकी रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव की झलक मिलती है। उनकी काव्य यात्रा के कई पड़ाव रहे हैं। पहले पड़ाव में छायावादी काव्य
की झलक मिलती है, जबकि दूसरे पड़ाव में तमाम दार्शनिकों से प्रेरित होकर उन्होंने कविताएं लिखी, जिसमें कार्ल मार्क्स और फ्रायड की विचारधारा का प्रभाव नजर आया। बाद में वो महर्षि अरविंदो के दर्शन से गहराई तक प्रभावित रहे और गांधी जी में उन्हें हर तरह का दर्शन नजर आया। मार्क्स का बहुत बड़ा एक इस युग के लिए दान है, उसने जो दृष्टि दी है वैज्ञानिक दृष्टि, और श्री अरविंद ने तो भारतीय समस्त दर्शन को मत कर उसको आज के युग के अनुरूप बना दिया है। विवेकानंद ने भी ऐसा किया है। गांधी जी ने तो उसको कर्म की भूमि पर उतार दिया है। तो मतलब गांधी जी को इस तरह से सबसे संपूर्ण एक तरह से आज के युग के लिए प्रतिनिधि मानता हूं। जाहिर है आज के दौर में पंथ का वो छायावाद और हिंदी साहित्य का वह पुराना युग नहीं रहा। लिखने पढ़ने की संस्कृति बदल गई, लेकिन जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास की बात होगी, पंत के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।